हाँ जी, मैं हूँ हरीश और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे वो है टाइम ऑफ सप्लाई। ये जीएसटी का एक छोटा सा टॉपिक है। इसकी रिवीजन करने में अराउंड 25 मिनट्स का टाइम जाएगा। सिर्फ 3 ही सेक्शन है इसमें, सेक्शन 12, 13 और 14। सेक्शन 12 है टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए, सेक्शन 13 है टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के लिए एंड सेक्शन 14 है टाइम ऑफ सप्लाई उन केसेस में व्हेन देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई। पहली बात, पहला टॉपिक, टाइम ऑफ सप्लाई उन केसेस में व्हेन द टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जैसा तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। गुड्स के लिए सेक्शन 12(2) का रेफरेंस है एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में होगा द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31 व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा गुड्स के लिए। यहाँ पे एक नीचे नोट है और उस नोट में नोटिफिकेशन नंबर 66 बाय 2017 का रेफरेंस है एंड अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस मनी इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है और उस पर कुछ एडवांस मनी रिसीव हो रहा है तो उस एडवांस मनी पे टैक्स पे तो करना है, लेकिन जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तब पे करना है एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस मनी। तो जब एडवांस आ रहा है रहने दो, जीएसटी उस एडवांस पे आपको तब पे करना है जब उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, जो हमने ऊपर देखा, दैट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31 व्हिचएवर इज अर्लियर। ये बात थी गुड्स के लिए। ये नोटिफिकेशन भी गुड्स के केस में अप्लाई होता है। अब देखते हैं सर्विसेज के केस में। यहाँ पे सर्विसेज के लिए रेफरेंस है सेक्शन 13(2) का एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में आपको ये तीनों में से कोई भी केस के हिसाब से डिटरमाइन करना होगा, या तो केस ए के हिसाब से या फिर केस बी या फिर केस सी के हिसाब से। तो पहले है केस ए, व्हेन द इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एज पर सेक्शन 31। ऐसे केस में द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ये है केस ए। उसके बाद केस बी है, दैट इज व्हेन द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम लिमिट व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड एज पर सेक्शन 31। यहाँ पे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब दोनों ही केस में, केस ए हो या बी हो, दोनों में एक कॉमन बात है, द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। और उस नोट में नीचे एक नोट में लिखा गया है कि इन दोनों केसेस के लिए डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट आपको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, दैट इज द डेट ऑन विच सप्लायर हैज एंटर्ड द पेमेंट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये दोनों में से अर्लीस्ट डेट आप लेकर के अपना डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट लगा देना केस ए या बी में, और उसके हिसाब से तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा सर्विसेज के लिए। लेकिन अगर ए या बी के हिसाब से आंसर नहीं निकल रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है, तो केस सी का रेफरेंस है और केस सी में बोला गया इफ द अबव इवेंट्स आर अनएसर्टेनेबल, तब टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के लिए होगा द डेट ऑन विच सच रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, जब वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वही डेट ली जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस के लिए। अब जैसा तुमको दिख रहा है, फॉरवर्ड चार्ज के लिए हमने तीनों देख लिए, केस ए बी या सी, ये टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के लिए है। यहाँ पे एक ऑप्शनल प्रोविजन है इसमें, अगर कोई एडवांस का कोई सप्लाई और सर्विस किया है और उसके लिए एडवांस मनी आ रहा है अप टू ₹1000, तो उसमें ऑप्शनल प्रोविजन है, ये जो एडवांस अमाउंट आया है अप टू ₹1000, इसके लिए या तो टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर केस ए बी या सी के हिसाब से निकाल सकते हैं, या फिर इस एडवांस अमाउंट के लिए जब भी फ्यूचर में इनवॉइस इशू किया जाएगा तो वो उस इनवॉइस की डेट ले सकते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इस पर्टिकुलर एडवांस अमाउंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के रखा है, अगर किसी ने सप्लाई का ट्रांजेक्शन किया है सप्लाई ऑफ सर्विस का और इनवॉइस दिया 9200 का, लेकिन उसको पेमेंट आई 10,000 की, तो ऐसे केसेस में वो जो इनवॉइस का अमाउंट है 9200, उसका टाइम ऑफ सप्लाई मैंडेटरीली केस ए बी या सी के हिसाब से ही निकालना होगा, जो हमने ऊपर देखा। लेकिन ये जो 800 रुपए का एडवांस अमाउंट आया, इस 800 रुपए के लिए यहाँ पे ऑप्शन है उसके पास में, वो चाहे तो ए बी या सी के हिसाब से अपना आंसर निकाल ले टाइम ऑफ सप्लाई का, या फिर इस 800 रुपए के लिए फ्यूचर में जब भी इनवॉइस इशू करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एडवांस अमाउंट, वो इनवॉइस की डेट ले सकता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो ऑप्शनल है उसके पास, 800 रुपए के लिए वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। ये हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपको कैसे लगेगा और कैसे गुड्स के सर्विसेज के केस में अप्लाई होगा। अब देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज के केस में।
यहाँ पे तुमको जो सेक्शन 31 का रेफरेंस दिख रहा है कि लास्ट डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस या फिर ऑल दैट थिंग, ये सेक्शन 31 भी मैं तुमको कराऊंगा, लेकिन अपन पहले टाइम ऑफ सप्लाई के सारे प्रोविजंस देख लेते हैं। इसके बाद मैं तुमको बता रहा हूँ रिवर्स चार्ज के केस में। देखो ये इनवॉइस कैसे और कब इशू करना है, ये सेक्शन 31 तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं ये तुमको थोड़ी देर में कराता हूँ। अभी देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की बातें। टाइम ऑफ सप्लाई वेयर द टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो ऐसे केस में जैसा तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। अब स्टार्ट करने के पहले बता दूं क्या, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज वाला केस है तो आपको रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये जो भी इवेंट्स तुमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे डेट्स, ये सारे इवेंट्स, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट एंड ऑल दैट थिंग, डेट ऑफ पेमेंट एंड ऑल दैट, ये सब कुछ आपको रेसिपेंट के एंगल से ही देखने होंगे। तो देखते हैं पहले गुड्स के केस में। यहाँ पे सेक्शन 12(3) का रेफरेंस है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए होगा द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स और द डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये तीनों में से कोई भी डेट के व्हिचएवर इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा गुड्स के लिए। और अगर बात करते हैं सर्विसेज की, तो वहां पे सेक्शन 13(3) का रेफरेंस है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट या फिर द डेट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर, ये हो जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पे दोनों केस में देखना, गुड्स के लिए आपको 3 डेट्स हैं, 3 इवेंट्स हैं, उनमें से व्हिचएवर इज अर्लियर लेना है, लेकिन सर्विसेज के केस में आपको 2 ही डेट्स में से व्हिचएवर इज अर्लियर लेना होगा। इनके लिए कॉमन पॉइंट नीचे पॉइंट नंबर 1 है, उसमें बोला गया कि इफ द अबाव इवेंट्स आर अनएसर्टेनेबल, तब ऐसे केसेस में सब रेसिपेंट के एंगल से देख लेना, द डेट ऑन विच रेसिपेंट एंटर्स सच ट्रांजैक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही डेट ली जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। दोनों गुड्स या सर्विसेज के केस में आपको वही डेट लेनी है। उसके बाद एक कॉमन पॉइंट नहीं, उसके बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, जो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अप्लाई होगा। यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन बताया, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, उस एसोसिएटेड एंटरप्राइज से इंपोर्ट ऑफ सर्विस की टाइम ऑफ सप्लाई होगी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब एक नीचे कॉमन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ये वापस गुड्स या सर्विसेज दोनों के केस में अप्लाई होगा। यहाँ पे बताया कि डेट ऑफ पेमेंट क्या लेनी है, तो क्योंकि ये टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट रेसिपेंट के एंगल से देखना, द डेट ऑन विच रेसिपेंट हैज एंटर्ड सच पेमेंट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये दोनों में से अर्लियर डेट आपकी आप लेके डेट ऑफ पेमेंट लेके अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर के इवेंट्स में से निकाल सकते हो। तो ये था अपना टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज के केस में। अब कुछ बाकी ही है टाइम ऑफ सप्लाई के अदर केसेस, वो एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, वाउचर्स के केस में या फिर रेजिडुअल केस में या फिर इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी के केस में, ये सारे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए गुड्स और सर्विसेज के प्रोविजन एक साथ एक ही जगह पे लिखे हुए हैं। इनके सेक्शन नंबर अलग अलग हैं। गुड्स के लिए सेक्शन नंबर 12 आपको रेफर करना है और सर्विसेज के लिए सेक्शन नंबर 13 रेफर करना है, लेकिन प्रोविजंस उसके अंदर जो मैटर है वो दोनों में एक ही बात लिखी गई है, तो इनको क्लब करके एक साथ लिखा हुआ है। पहले देखते हैं वाउचर्स के केस में। यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर्स के लिए आपको देखना है, पहला, वेयर द सप्लाई अगेंस्ट सच वाउचर इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तब ऐसे केस में द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। एंड इन अदर केसेस, जब सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तब द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो जब वो पार्टी, जब वो कस्टमर, वो जो कंज्यूमर जब वो रिडीम करने आएगा वाउचर, तब वो डेट ली जाएगी, द डेट ऑफ रिडेम्पशन विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द वाउचर। उसके बाद रेजिडुअल केसेस में इन्होंने 2 बात बताई है। पहले तो इन्होंने बोला वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, इन सच केसेस द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। एंड इन अदर केसेस जहाँ पे पीरियोडिकल रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कोई फ्रॉड का केस है, कोई इंस्पेक्शन या इंक्वायरी का केस है, इन सच केसेस द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इटसेल्फ इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन रेजिडुअल केसेस, जब अदर केस की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट लेट फी या पेनल्टी के केस में फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये कब होता है? देखो, ये आपको एमसीक्यू वगैरह में भी ये लोग छोटा सा एक पार्ट पूछ लेते हैं, या फिर एक बड़े क्वेश्चन में एक छोटी सी एलिमेंट आ जाती है इसकी। यहाँ पे होता क्या है, सप्लायर ने एक इनवॉइस इशू किया, मान लो 1 लाख रुपए का कोई ट्रांजेक्शन किया, वो इनवॉइस की पेमेंट रेसिपेंट ने अगर टाइम पे नहीं दी, तब सप्लायर बोलता है अब तू मुझको 1 लाख रुपए का इनवॉइस का पैसा भी देगा और 5,000 रुपया ऊपर से इंटरेस्ट भी देगा। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ये जो 1 लाख रुपए का इनवॉइस अमाउंट है, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई आपको ऊपर के हिसाब से मिल जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज जो है हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से निकाल लेना। लेकिन ये जो 5,000 रुपए जो सप्लायर ले रहा है इंटरेस्ट के नाम पे, इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन,
इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी द डेट व्हेन सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू। जब सप्लायर को ये 5,000 रुपया मिलेगा तो वही डेट ली जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई इस इंटरेस्ट अमाउंट की। तो इस बात को अच्छे से ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक स्पेशल प्रोसीजर है, ये नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने बताया, स्पेशल प्रोसीजर फॉर बिल्डर्स या फिर प्रोमोटर्स फॉर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस अगेंस्ट टीडीआर, एफएसआई एक्सेट्रा। अब ये होता कब है, देखो उस प्रोमोटर या बिल्डर को जीएसटी कब पे करना है यहाँ पे बताया। उन्होंने बोला कि जिस टैक्स पीरियड में ये पर्टिकुलर इवेंट आएगा, ये पर्टिकुलर डेट आएगी, जिस टैक्स पीरियड में डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर फॉल्स, उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में इसको टैक्स पे करना होगा उन फ्लैट्स के लिए जिसका पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इसने पहले रिसीव कर लिया था। तो ये स्पेशल प्रोविजन थे, ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने बताए थे कि हमने देख लिए। ये क्लिप मैंने ऐड की है जस्ट टू क्लैरिफाई कि जो हमने स्पेशल प्रोविजन देखे नोटिफिकेशन में, ये स्पेशल प्रोविजन है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो बिल्डर के ऐसे हजारों प्रोजेक्ट चलते हैं, उसके केस में उसको टैक्स पे कब करना है, वो सेक्शन 13 कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए आपको उसके हिसाब से देखना होगा, सेक्शन 13 के हिसाब से। लेकिन अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज वेयर द कंस्ट्रक्शन सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर अगेंस्ट टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, उसके केस में बिल्डर को टैक्स पे कब करना है, वो हमने जो नोटिफिकेशन में देखा था वो अप्लाई होगा। अब इसको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ब्रीफली फटाफट से यहाँ पे समझा दूं होता क्या है। देखो, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है और उसकी जगह पे एक बड़ा सा 20-30 माले का टावर बना दिया जाता है, ये होते हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब स्क्रीन पे जैसा तुमको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे दो सप्लाई के ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला तो है सप्लाई नंबर 1 ऑफ सप्लाई ऑफ टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। तो जो भी सोसाइटी मेंबर्स हैं उस ओल्ड बिल्डिंग के, ये सप्लाई करते हैं उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ये सप्लाई करते हैं प्रोमोटर को, ये होता है सप्लाई नंबर 1। और दूसरा, प्रोमोटर उसके बदले में उनको देता है कंस्ट्रक्शन सर्विस, उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के वहां पे एक नया टावर खड़ा कर देता है, उस नए टावर में उनको उनकी जगह पे, उनके एक एक दो दो फ्लैट्स हैं, उनकी जगह पे जो भी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट दूसरा फ्लैट बना के देता है, नया वाला। तो प्रोमोटर ने दिया यहाँ पे सप्लाई नंबर 2, दिस इज सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस अगेंस्ट टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। ये दोनों सप्लाई के ट्रांजैक्शन में प्रोमोटर को ही टैक्स पे करना होता है, प्रोमोटर ही टैक्स पे करेगा। अब स्क्रीन पे जैसा तुमको दिख रहा है, वापस देख लो यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी कैसे होगी। तो प्रोमोटर या बिल्डर की टैक्स लायबिलिटी होगी सप्लाई नंबर 1 में, जो बिल्डर पे करेगा वो आरसीएम में उसी को टैक्स पे करना होगा, और सप्लाई नंबर 2 जो है उसकी टैक्स लायबिलिटी बिल्डर को पे करनी है अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये प्रोमोटर और बिल्डर की टैक्स लायबिलिटी होती है। लेकिन ऐसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के केस में बिल्डर को यहाँ पे थोड़ी सी उसको राहत दे दी और बोला व्हेन टू पे टैक्स। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 का अप्लाई नहीं होगा कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होगा। ये जो नोटिफिकेशन हमने देखा वो अप्लाई होगा, और इस नोटिफिकेशन में बोला गया कि बिल्डर शैल हैव टू पे जीएसटी इन दैट टैक्स पीरियड विच इज नॉट लेटर देन द टैक्स पीरियड इन विच डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर द डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर फॉल्स। तो जो हमने नोटिफिकेशन देखा वो अप्लाई होगा, लेकिन खास ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के केस में अप्लाई होता है। ठीक है, ये है वो 4 अलग अलग चीजें जो मैंने तुमको एक एक करके समझाई, ये मैंने एक साथ स्क्रीन पे रखा है, तुम चाहो तो इसको पॉज करके एक बार देख लो। अब मैं रिवीजन वीडियोस वापस से रिज्यूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को तुम्हारे साथ 2 बातें बतानी है, एक सेक्शन 14 देखना है और सेक्शन 31 पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे इनवॉइस आपको व्हाट इज द टाइम लिमिट, क्योंकि सेक्शन 14 मैंने अलग चार्ट में बनाया है, वो एक अलग नोट्स में है, वो पोर्ट्रेट फॉर्म में, तो उसको बता देता हूँ। पहले ये लैंडस्केप वाले सारे नोट्स देख लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, आपका टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइसेस यहाँ पे सेक्शन 31 में बताया गया है। अब जैसे तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगेन गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। गुड्स के केस में सेक्शन 31(1) का रेफरेंस है, और इसमें बोला गया अगर नॉर्मल केस है, सप्लाई ऑफ गुड्स का एक नॉर्मल केस है, तब सप्लायर को इनवॉइस इशू करना होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स in case where the supply involves movement of the goods, and in other cases when the movement is not involved, तब invoice issue करना before or at the time of delivery of the goods or making available those goods to the recipient। तो ये आपको 2 केसेस हैं, नॉर्मल केस के आपको रेफर करने हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है जहाँ पे सक्सेसिव स्टेटमेंट्स इशू किए जाते हैं या फिर सक्सेसिव पेमेंट्स रिसीव होती है, तो ऐसे केसेस में इनवॉइस इशू करना है बिफोर और एट द टाइम when each such successive statements are issued or when each such successive payments are received। तो जब जब ये कोई इनवॉइस एक स्टेटमेंट इशू करेगा उसको साथ में एक इनवॉइस देना है, जब जब उसको पार्टी से कोई पेमेंट आती है तो उसको उसके लिए एक इनवॉइस इशू करना होगा।
और लास्टली गुड्स के केस में यहाँ पे और एक प्रोविजन है, व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। अब यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जांपल समझो मैंने कोई ऐसे ट्रांजैक्शन किया है, तो मैंने अपनी फैक्ट्री से रिमूवल किया है, गुड्स को रिमूव किया है अप्रूवल के लिए। अब वो अप्रूव होगा, उसके बाद सेल या रिटर्न डिटरमाइन होगा, तो मुझे इनवॉइस का इशू करना है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 डेट्स बताई और बोला व्हिचएवर इज अर्लियर। पहले बोला कि इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लाई टेक्स प्लेस। जब पार्टी मुझे बताएगी कि उसने अप्रूव कर लिया है तब सप्लाई होगा, तो बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लाई टेक्स प्लेस, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, व्हिचएवर इज अर्लियर। क्योंकि दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर डेट पे मुझे इनवॉइस इशू करना होगा। ये हमने देखे गुड्स के केस में अलग अलग तुमको दिख रहे हैं केस में तुमको कैसे टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस इन्होंने बताया है। अब देखते हैं सर्विसेज के केस में। यहाँ पे पहले बात करते हैं नॉर्मल केस जो सर्विसेज की है। सेक्शन 31(2) का रेफरेंस है और बोला अगर नॉर्मल केस है सप्लाई ऑफ सर्विस का, तो ऐसे केस में इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे 30 डेज का टाइम लिमिट है, लेकिन नीचे थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम लिमिट बताया है 4 सप्लायर्स के केस में, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी। इनको बोला आप इनवॉइस इशू कर सकते हो बिफोर और आफ्टर बट विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो थोड़ा ज्यादा टाइम मिला है, बट ये 4 लोगों को ही मिला है। उसके अलावा जनरल टाइम लिमिट है 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना होगा। देन यू हैव कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस। यहाँ पे 3 अलग अलग इवेंट्स हैं। पहले इन्होंने बोला इफ द ड्यू डेट इज नोन, तो ऐसे केसेस में इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। अगर दूसरा केस की बात करें, इफ द ड्यू डेट इज नॉट नोन, तब ऐसे केसेस में इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। तो जब जब सप्लायर को पैसा रिसीव होगा तब उसको एक इनवॉइस इशू करना होगा। एंड लास्टली व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। तो जब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपना एक ऑफिस बना रहा हूँ, उसके 2 फ्लोर्स है, 3 फ्लोर्स है, तो मैंने उसको बोला जब आप एक फ्लोर बना दोगे तो मैं आपको एक पेमेंट दूंगा 30%, फिर आप सेकंड फ्लोर बनाओगे तो मैं आपको सेकंड फ्लोर का पेमेंट दूंगा और थर्ड फ्लोर का। तो ऐसे कंप्लीशन ऑफ इवेंट के हिसाब से मैं उसको पेमेंट दूंगा। तो वो मुझे इनवॉइस कब बना के देगा, जब मेरा पहला इवेंट, जब उसने फ्लोर 1 बना दिया तब वो मुझको पहला इनवॉइस बना के देगा, दैट इज कंप्लीशन ऑफ इवेंट 1। फिर उसने सेकंड फ्लोर बना दिया तब वो मेरे को सेकंड इनवॉइस देगा, दैट इज कंप्लीशन ऑफ इवेंट 2 के टाइम पे। सो इनवॉइस विल बी इशूड एट बिफोर ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो जब जब वो इवेंट खत्म होंगे वो मेरे को एक इनवॉइस बना के देगा। तो ये हमने देखा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में। उसके बाद सेसेशन ऑफ सप्लाई होगा, अगर सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन है सप्लाई ऑफ सर्विस का। लेकिन अगर बीच में ही सप्लाई सीज कर दी, स्टॉप कर दिया, तो ऐसे केस में इतने पीरियड के लिए जो भी सप्लाई ऑफ सर्विस दी उसका इनवॉइस इशू करना होगा एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। जब वो सप्लाई स्टॉप हो जाती है तब इनवॉइस इशू कर देना होगा। ये है 3 केसेस आपको दिख रहे हैं सर्विसेज के केस में। यहाँ पे और एक इन्होंने टाइम लिमिट बताई है। यहाँ पे बोला कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर आपस में ही सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं 2 डिस्टिंक्ट पर्सन, तब यहाँ पे आपको इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना, ये आपको एक 2 यहाँ पे बात समझना। पहली तो ये हर किसी के लिए नहीं है, ये कुछ 5 केसेस के लिए है। 4 तो वही है जो पहले देखे थे, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, और 5वां है टेलीकॉम ऑपरेटर। इनको बोला गया कि अगर आप अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तब ये आपके पास ऑप्शनल प्रोविजन है, इनवॉइस मे बी इशूड। तो इनवॉइस मे बी इशूड यहाँ पे ऑप्शनल प्रोविजन है। वो चाहे तो ऊपर के हिसाब से 30 डेज या 45 डेज के हिसाब से अपना इनवॉइस इशू कर सकते हैं, नहीं तो वो ये नीचे वाली डेट्स के हिसाब से अपना इनवॉइस इशू कर सकते हैं। पहले बोला इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिकॉर्ड्स सच ट्रांजैक्शन इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन विच सच ट्रांजैक्शन वाज अंडरटेकन। तो अभी जो भी पार्टी, मान लो फॉर एचडीएफसी एग्जांपल, एचडीएफसी मुंबई ब्रांच ने अपनी ही एचडीएफसी गुजरात को सर्विस दी है, तो बार बार उसको हर एक छोटी सर्विस के लिए इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। वो जब जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा मुंबई ब्रांच, तब वो एक इनवॉइस बना के गुजरात को दे देगा। या फिर अगर वो बुक्स में लेट रिकॉर्ड कर रहा है, टाइम के बाद में रिकॉर्ड करेगा फॉर एनी रीजन, तो ऐसे केसेस में उसको एक क्वार्टरली इनवॉइस बना के देना पड़ेगा, दैट इज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर उसको एक इनवॉइस बना के देना होगा। तो ये सारे प्रोविजंस हमने देखे। सेक्शन 31 में जो हमारी बात हो रही थी, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइसेस एज पर सेक्शन 31। अब बाकी के प्रोविजन सेक्शन 14 के हैं, वो अलग पेज पे हैं, मैं वो स्क्रीन तुमको दिखा देता हूँ एक बार। When there is change in rate of tax, ऐसे केस में आपको सेक्शन 14 रेफर करना होगा, क्योंकि इसका पहला पॉइंट ही बोलता है सेक्शन 14 ओवरराइड सेक्शन 12 और 13।
तो जब जब कोई चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की बात आएगी तब आपको टाइम ऑफ सप्लाई के लिए यहाँ आना पड़ेगा सेक्शन 14 में, तब 12 और 13 वाले सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। पॉइंट 2 में बताया व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 14, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 14। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 14 में एग्जैक्टली कब आना है, यहाँ पे एक बात समझना, इधर SIP करके 3 इवेंट्स है, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट। ये तीनों इवेंट्स के बीच में अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया और ऐसी गड़बड़ हुई कि 2 इवेंट पहले हुए, बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ और तीसरा इवेंट बाद में हो रहा है, या फिर ऐसी गड़बड़ हुई कि एक चेंज इन रेट ऑफ पहले एक इवेंट हो गया, बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ और 2 इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, अगर ऐसी गड़बड़ होती है तब आपको सेक्शन 14 में आना है। लेकिन अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले ही तीनों इवेंट हो गए, सप्लाई भी हो गया, इनवॉइस भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, तब सेक्शन 12 और 13 में जाना। या फिर तीनों एक बाजू हो गए, तीनों इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, सप्लाई भी बाद में हो रहा है, इनवॉइस भी बाद में हो रहा है, पेमेंट भी बाद में हो रही है, तब आप ऐसे केस में सेक्शन 12 और 13 में जाना। सेक्शन 14 में आने के लिए आपका रास्ता तब होगा जब 3 के बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया, ऐसी गड़बड़ हो गई कि एक अकेला हो गया, 2 बाद में हो रहे हैं, या फिर 2 पहले हो गया, एक बाद में अकेला हो गया, ऐसे कुछ हो रहा है, तब आप सेक्शन 14 में आओगे। अब पॉइंट 2 में आपको क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने येलो हाईलाइट करके रखा है। पॉइंट 2 से आपको ये पता चलेगा कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर होने वाला है कि आफ्टर होने वाला है, ये रफ आइडिया मिल जाएगा। और रेट ऑफ टैक्स के बारे में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि रेट ऑफ टैक्स मेरे को ओल्ड वाला लेना है या न्यू वाला लेना है। नीचे आपको उस बॉक्स में बताया गया है, इफ एनी ऑफ द 2 इवेंट्स आर हैपनिंग बिफोर, और एक बाद में हो रहा है, उस बाद वाले को छोड़ दो। 2 अगर पहले हो रहे हैं तो मतलब मेजॉरिटी इवेंट्स पहले हो रहे हैं, इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर होगा और रेट ऑफ टैक्स भी ओल्ड वाला लगेगा, पहले वाला लगेगा। या फिर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में 2 इवेंट हो रहे हैं, एक पहले हो गया, उसको छोड़ दो, अपने को उससे काम नहीं है। 2 बाद में हो रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई आफ्टर वाला होगा और आपका रेट ऑफ टैक्स भी अब न्यू वाला लगेगा। तो इस पॉइंट नंबर 2 से आपको ये दोनों बातें पता चलती हैं। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई का एक रफ आइडिया मिल जाता है कि बिफोर होगा या आफ्टर होगा। एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलती है कि भाई 12 तारीख होगी, 22 तारीख होगी, 5 तारीख होगी, क्या होगा। तो ऐसे केस में आपको नीचे के प्रोविजंस देखने होंगे। लेकिन गुड्स के लिए इन्होंने क्लियर करके बता दिया कि यहाँ पे भी नोटिफिकेशन 66/2017 अप्लाई हो जाता है, और इस केस में भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर जो हमने पहला प्रोविजन देखा था सेक्शन 12(2) वाला, उसके हिसाब से ही आएगी। आपकी एग्जैक्ट डेट वहीं से निकलेगी, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर। तो वहीं से देख लेना, क्योंकि इस नोटिफिकेशन 66/2017 आने के बाद में डेट ऑफ पेमेंट का कोई रेलेवेंस होता नहीं है, तो उसके बाद सारे इवेंट्स कट होने के बाद में वही डेट आपकी बचती है गुड्स के लिए, तो वहाँ पे चले जाना। सर्विसेज के लिए अगर आपको एग्जैक्ट डेट देखनी है तो यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, ये टेबल आप रेफर कर सकते हो। ये टेबल बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, डू नॉट वरी। और मैं इसको टेक्निकली बताऊंगा, रट्टा मारने की भी कोई जरूरत नहीं है, टेक्निकली बताऊंगा। पहले देखो 6 इवेंट्स है, 6 में से अपन 3 इवेंट देखते हैं, 1, 2, 3 वाले। यहाँ पे बिफोर, अगर 2 इवेंट्स बिफोर हो रहे हैं, जो मैंने ब्लू शेड करके रखे हैं, 2 इवेंट्स बिफोर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है इसमें देखो, तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, इफ आउट ऑफ द 3 इवेंट्स, जो SIP वाले 3 इवेंट्स है, एनी 2 इवेंट्स आर अकरिंग बिफोर, और एक बाद में हो रहा है, तो उस बिफोर वाले पे फोकस करो। उस बिफोर वाले में से आपको जो हाईलाइटेड वाले हैं, उसमें से डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये हाईलाइटेड वाले में से ही देखना, आफ्टर वाले को छोड़ दो। इसमें से आपको इनवॉइस की डेट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म है। अब देखो किस में भी आप अप्लाई करो, यहाँ पे ऊपर के केस नंबर 1 में जो 2 इवेंट्स बिफोर हो रहे हैं, इसमें इनवॉइस की डेट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस ही है, पेमेंट बाद में हो रही है, तो पेमेंट को छोड़ दो, बचा क्या, इनवॉइस ही बचा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। केस 2 में जो 2 इवेंट्स बिफोर हो रहे हैं, उसमें से इनवॉइस की डेट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ पेमेंट ही है, इनवॉइस बाद में हो रहा है, उसको छोड़ दो, पेमेंट ही बचाना, तो पेमेंट को ले लो आपके फाइनल आंसर में, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, बस ऐसा ही है। केस नंबर 3 में भी वही होगा, इशू की इनवॉइस की डेट या फिर पेमेंट की विच एवर इज अर्लियर। तो ऐसे ही आपको करना है, ये आफ्टर वाले इवेंट्स में भी यही करना, आफ्टर में से देख लेना इनवॉइस की डेट या फिर पेमेंट की विच एवर इज अर्लियर। इसके लिए चाहिए तो मैंने वापस यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये सेम बात है कि इफ आउट ऑफ द 3 इवेंट्स 2 इवेंट्स आर हैपनिंग आफ्टर, तो उस आफ्टर वाले पे फोकस करो, पहले वाले को छोड़ दो। उस आफ्टर वाले ऑरेंज शेडेड है, उसमें देखो इनवॉइस की डेट या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसको अप्लाई करके देखो, यहाँ पे केस 4 में देखो, केस 4 में 2 इवेंट्स आफ्टर हो रहे हैं, इसमें इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे इनवॉइस ही है, पेमेंट पहले हो गया, उसको छोड़ दो, इनवॉइस बचा है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
केस 5 में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे बचा ही खाली पेमेंट है, इनवॉइस पहले हो गया तो पेमेंट को ले लो, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और केस 6 में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ऐसे करके आपके 6 के 6 केसेस सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 3 जो तुमको दिख रहा है, उस कॉलम नंबर 3 पे एक नोट है, उसमें ये बोला गया कि आपको डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या लेनी है। तो यहाँ पे सप्लायर के एंगल से देखना, सप्लायर के एंगल से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल केस में द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर और द डेट व्हेन द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये विच एवर इज अर्लियर लेके आप ऊपर लगा सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल केस है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस बताया है जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के केस में अप्लाई होता है। तो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में अगर ऐसी गड़बड़ हो जाए, यहाँ पे प्रोविजन भी है, डायग्राम भी है, बेटर यू फोकस ऑन द डायग्राम। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले बुक्स में एंट्री हो गई और बाद में क्रेडिट कब हो रहा है, 4 वर्किंग डेज के बाद में हो रहा है, तो भाई वो क्रेडिट की डेट ले लेना, वही आपकी डेट हो जाएगी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और इस डेट को फिर ऊपर यहाँ पे अप्लाई करके आप अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो। तो ये आपको इस तरीके से देखना है। एक्सेप्शनल वाले प्रोविजन पे ध्यान रखना, अगर 4 वर्किंग डेज के बाद में क्रेडिट हो रहा है तो उस क्रेडिट की डेट ही ले लेना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब आगे 2 बातें हैं, अगर तुमको बस रेफरेंस के लिए देखना है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। बोला मैंने लिखा है उसमें कि अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले ही अगर दोनों काम हो रहे हैं, बुक्स में भी आ गया और बैंक में भी आ गया, तब विच एवर इज अर्लियर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल रूल। या फिर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले बुक्स में आ गया था और बैंक में क्रेडिट हो गया, उन 4 वर्किंग डेज के अंदर ही हो गया, तो ऐसे केस में आपके लिए नॉर्मल रूल अप्लाई हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने देखा, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है टाइम ऑफ सप्लाई का। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये पूरे प्रोविजंस हमने देखे, टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे पूरा खत्म होता है। ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे हो गए। अब इससे रिलेटेड जो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, मैं बाकी चैप्टर्स भी ऐसे ही तुम्हारे लिए लेके आता रहूँगा वेरी फ्रीक्वेंटली। एंड स्टिल देन स्टे फोकस्ड, हमेशा अपने हार्डवर्क पे ध्यान देना, फोकस करना, इस बार तुम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। If you really like the content of this video, subscribe to this channel and like the video, comment on it, let me know कि तुमको इसमें और कुछ चीज़ें चाहिए, कोई और टॉपिक्स तुम्हारे साथ मेरे को डिस्कस करने, तो मेरे को बता देना। We'll start revising accordingly and till then stay tuned to this channel and all the very best तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, तुम्हारे स्टडी टाइम के लिए। See you soon with another revision video. Thank you. Bye.